So hello guys, hello people, कैसे आप सब? So today I am going to start discussing all the multiple choice questions of income tax. ठीक है, this will be applicable for CA, CS, CMA intermediate जो नवंबर दिसंबर 2020 एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, या फिर मई जून जुलाई वाला तो कैंसिल हो गया। CMA इंटर सितंबर 20 में अगर एग्जाम होगा तो उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट दिव्य जड़ी बूटी बुक्स हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, वो हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है। आप सॉफ्ट कॉपी मोड में या हार्ड कॉपी मोड में, सॉफ्ट कॉपी मोड अभी हम लोग अवेलेबल किए, हम लोग हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है। सॉफ्ट कॉपी मोड में आप इसे परचेज कर सकते हो एंड वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किया हुआ है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अभी मेरे को बताना है कि सर अभी हम लोग इस लेक्चर में क्या करने वाले। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी फास्ट MCQs फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इनकम टैक्स से डिस्कस करने वाले हैं और उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर्स भी मैं आप साथ साथ खेलूंगा, तो बहुत मजा आएगा। अभी हम लोग एक तरह का गेम खेलेंगे। फटाफट आप क्या करो, फटाफट अभी इसी वक्त यू जस्ट टेक आउट अ पेन एंड अ पेपर। फटाफट एक पेन और अ पेपर निकालिए। सर यस सर, वी आर एंजॉइंग दिस क्लास, थैंक यू लीना। Sir, in Bengal, lockdown will continue till August, so postpone is sure. Okay, Devanjan, thank you for your comments, but अभी यहाँ पे आप मत लिखो प्लीज़। अभी पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने को यहाँ पर करना है। फटाफट एक पेन और पेपर निकालिए, फटाफट एक पेन और पेपर निकालिए। प्लीज़ टेक आउट योर पेन एंड अ पेपर फटाफट, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। अभी हम लोग नेक्स्ट 45 मिनट्स का एक गेम खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। जैसे आप लॉकडाउन में हाउजी खेलते हो, तंबोला खेलते हो, उसी तरीके से हम एक इनकम टैक्स का आपके लिए एक तंबोला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनकम टैक्स तंबोला। तो इनकम टैक्स तंबोला जो है वो हम लोग खेलेंगे अभी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब इनकम टैक्स जो है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय सर, हाय किशन, थैंक यू सो मच। तो फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप यू ऑल आर रेडी। सो यस, सो द गेम इज़ लाइक दिस कि जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, देखिए आप लोग को चीटिंग नहीं करना। ठीक है, चीटिंग करेंगे तो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। चीटिंग करेंगे तो आप पकड़े जाओगे, और पकड़े तो मैं तो पकड़ नहीं सकता ना आपसे कैमरा में खुश करके, मैं तो आपको पकड़ नहीं सकता। बट ऊपर वाला आपको देख रहा है, ऊपर वाला आपको पकड़ेगा और आपको सही टाइम पे सजा देगा। तो ऊपर वाले से डरना दोस्त, मेरे से मत डरना, ऊपर वाले से डरना, वो आपको देख रहा है। आप चीटिंग मत करना। ऑल दो स्क्रीन पे हो सकता है ऑप्शन दिख जाए, बट प्लीज़ आप मत देखना, बिकॉज ये बुक इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि स्टूडेंट क्या करे ना, उसको आंसर उसी समय पता चल जाए, उसको बार बार पेज नहीं घुमाना पड़े जस्ट टू चेक, उसको उसी समय आंसर पता चल जाए एंड उसी समय अपना मिस्टेक को रेक्टिफाई कर ले और वो मिस्टेक को जान ले। प्लीज़ डू नॉट मार्क एनीथिंग, जस्ट राइट योर आंसर। ठीक है, तो आर यू रेडी? आर यू रेडी? फटाफट बोलियो, आर यू रेडी? लिखो यस सर, यस सर, यस सर। सब लोग फटाफट लिखिए यस सर, यस सर, यस सर। आर यू रेडी? अगर आप लोग रेडी है तो फटाफट लिखिए यस सर, यस सर, यस सर। फटाफट लिखिए। इफ यू आर रेडी फटाफट लिखिए यस सर, यस सर, यस सर। मैं देख रहा हूं कोई लिख ही नहीं रहा। यस 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 यस, आई एम रेडी। उससे जोश पता चलेगा कि आपके अंदर जोश है। गाइज हम लोग को एक क्लास लग रहा है कि लाइव क्लास ही हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है, लाइव हो रहा है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ऐसा फील करो, फील इट। मेरा फेस दिख रहा है, मेरा फोटो दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है, ये माइक दिख रहा है, मैं शर्ट टी शर्ट पहन के रखा हूँ, दिख रहा है ना। तो सोचो मैं लाइव क्लास ही हूँ। ठीक है, ऑनलाइन दिमाग में हटा लो। जस्ट इट इज़ द वे यू थिंक गाइज, जस्ट इट इज़ द वे यू थिंक। एक बोलते हैं ना कि एक बॉटल, एक ग्लास है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है। या तो एक पॉजिटिव माइंड वाला आदमी क्या बोलेगा, आधा ग्लास फिल्ड अप है। एक नेगेटिव वाला माइंड क्या बोलेगा, आधा ग्लास तो एम्प्टी है। ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव माइंड वाला वो है, वो ये भी बोलेगा आधा तो फिल्ड अप है विथ वाटर एंड आधा फिल्ड अप है विथ एयर। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला एटीट्यूड रखिए ताकि यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो फटाफट चलिए यस सर, यस सर। मेरे पास बहुत सारा रिस्पॉन्स आ गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गो 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 गो। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स आपके सामने स्क्रीन पे। पहला सवाल, मैं हूं अमिताभ बच्चन जी तो नहीं हूं मैं, क्योंकि इज बिग बॉस। मैं हूं निकुंज गोयनका और आपके सामने आपके स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा, स्टडी मैट से। The rate of surcharge applicable in case of a foreign company having an income below 10 crores. The rate of surcharge applicable in case of a foreign company having an income below 10 crores. बहुत आराम से, जो फॉरेन कंपनी है उनका इनकम अगर 10 करोड़ से कम का है, उनका इनकम अगर 10 करोड़ से कम का है, तो उनके लिए सरचार्ज रेट क्या होगा? उनके लिए सरचार्ज रेट क्या होगा? आपको चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना, आपको चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना। यू हैव टू राइट इन द पेपर विच आई टोल्ड यू, जस्ट पेन डाउन। आपको चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है,
ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 12%, चीटिंग नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, ऑप्शन सी है 12% एंड ऑप्शन डी मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10% एंड एक बार आते हैं, ऑप्शन सी है 12% एंड ऑप्शन डी है 2%। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12% एंड ऑप्शन डी 2%। आपको करेक्ट आंसर बताना है कितना है, आपको करेक्ट आंसर बताना है कितना है। सर ये फॉरेन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी, इनका टोटल इनकम 10 करोड़ से कम का है। सर ये फॉरेन कंपनी है, टोटल इनकम 10 करोड़ से कम का है। हम लोग ने पढ़ा था सर कि अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो एक स्लैब होगा, 10 करोड़ से ज़्यादा है तो एक स्लैब होगा, 10 करोड़ से कम है तो इनका आंसर है 2%। सही जवाब है डी, सही जवाब है डी। तो करेक्ट आंसर इज 2%। ओके, तो 2% वाले अपने आप को 1 मार्क्स दे सकते हैं। अगर आपका गलत आंसर है तो आपका -0.25 होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो अपने आप को 0 दे सकते हो, ठीक है। चलिए दीपेश प्लीज इस तरीके से कमेंट्स ना करें। ओके 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 दीपेश, हम सब एक है, हम सब एक है, इस तरह से कमेंट्स ना करें। यस बिल टू करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ द टैक्स लेवेबल ऑन STCG अंडर सेक्शन 111। फटाफट दिमाग में ऑप्शन देखना ही नहीं है गाइज, ऑप्शन देखने में क्यों देखो, ऑप्शन इतना इजी क्वेश्चन है। 1111 है STCG टैक्सेबल ट्रांजैक्शन। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर सब्जेक्ट टू STT, वहां पे टैक्स रेट क्या है 15% है, टैक्स रेट क्या है 15%। तो A 10%, B 15%, दिख गया B 15%, तो करेक्ट आंसर इज B 15%। नेक्स्ट, द मैक्सिमम रिबेट ऑफ the maximum limit of rebate allowed under section 87A of the income tax act in case of a non-resident individual whose total income does not exceed 5 lakhs। जिनका टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करता, जिनका टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करता ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। मतलब आपसे पूछ रहा है रिबेट अंडर सेक्शन 87A जिनका टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करता इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, उन केस में उनका रिबेट का लिमिट क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए पूछा है। तो 12,500, 5,000, सी 10,000, डी निल। मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सही आंसर है 12,500। जो सही आंसर है 12,500 प्लीज ऑप्शन में अभी फटाफट लिख के बताइए 12,500। हमें कोई हड़बड़ी नहीं, हम बहुत क्वालिटी में जाएंगे, क्वांटिटी में नहीं जाएंगे, क्वालिटी में जाएंगे। स्लो जाएंगे बट इफेक्टिवली रहेगा। जहाँ पे मुझे रुकना है मैं रुकूंगा। यहाँ पे किन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि यहाँ पे सही जवाब है 12,500? फटाफट बताइए 12,500 वाले 12,500 लिखिए एंड टाइप इट। मैं बताऊंगा, मैं आपको बहुत सुपर डुपर गिफ्ट देने वाला हूं। 12,500 बताइए, 12,500। यस, अंकित का जवाब आ गया है 12,500 है। अंकित का जवाब आ गया है 12,500। बाकी लोग प्लीज बताइए। अनीता का भी जवाब आ गया है 12,500 है। शालिनी सिंह का भी 12,500 है, गुड। विजय कोयराला का भी 12,500 है, ओके दैट्स ग्रेट। तो सर मैं आप लोग सबको बता दूं कि आप सबका जवाब गलत है। यहां पे ऑप्शन डी होगा क्योंकि रिबेट नहीं मिलता नॉन रेसिडेंट्स को, रिबेट खाली रेसिडेंट को मिलता है। दैट वाज द कैच इन दिस सम। और यहाँ पे मैं इसीलिए आया हूँ आपको बताने के लिए कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट आपको ट्विस्ट दे सकता है एग्जाम में। तो नॉन रेसिडेंट के लिए कोई रिबेट नहीं ये, लेकिन अगर रेसिडेंट होता तो रिबेट हो जाता 12,500 मैक्सिमम एज पर द चेंज मेड बाई फाइनेंस एक्ट 2019। ऑप्शन 4 में आते हैं। द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इन एप्लीकेबल टू सुपर सीनियर सिटीजन जो इंडिया का रेसिडेंट है। फटाफट बताइए, जो सुपर सीनियर सिटीजन है जो इंडिया का रेसिडेंट है, जो सुपर सीनियर सिटीजन है इंडिया का रेसिडेंट है, सुपर सीनियर सिटीजन है सर। अगर सुपर सीनियर है मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, या ग्रैंडफादर जिनका उम्र 80 इयर्स और मोर है, तो उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होगा? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होगा? सही जवाब क्या होगा मुझे बताइए। अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, इंडिया के रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, तो उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना होगा? 5 लाख रुपया होगा। कितना होगा?
5 लाख रुपया होगा। करेक्ट जवाब 4 का आंसर है सी, 5 लाख रुपीज इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ये रेसिडेंट है। लेकिन मुझे बताइए गाइस, मुझे बताइए, मैं ये क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट करूं, अगर ये नॉन रेसिडेंट होते, अगर ये नॉन रेसिडेंट होते, अगर ये नॉन रेसिडेंट होते और इनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपसे पूछता, अगर ये नॉन रेसिडेंट होते तो इनके लिए सीनियर, इनके लिए लिमिट क्या होता? आई रिपीट, अगर ये नॉन रेसिडेंट होते तो इनके लिए लिमिट क्या होता? इफ दे वुड हैव बीन अ नॉन रेसिडेंट एंड ये सुपर सीनियर सिटीजन होते तो इनको ना तो 3 लाख का लिमिट मिलता, ना तो 5 लाख का मिलता। द करेक्ट आंसर वुड हैव बीन 2.5 लाख अगर ये नॉन रेसिडेंट होते। तो ये भी समझ लीजिए, क्योंकि नॉन रेसिडेंट के लिए कभी भी हायर बेसिक एग्जामिशन लिमिट नहीं होता, उनके लिए हमेशा 2.5 लाख तक का ही बेसिक एग्जामिशन लिमिट होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। Mr. Narendra, aged 81, is a resident of India during previous year 1920, rendered services in India and earned a salary income of 4,80,000. उन्होंने 4,80,000 का सैलरी इनकम कमाया। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी। मुझे फटाफट इसका आंसर चाहिए, मुझे फटाफट इसका आंसर चाहिए। वो एक इंडिया के रेसिडेंट है, उन्होंने इंडिया में सर्विस दिया, सैलरी इनकम कमाया 4,80,000 का। उनका टैक्स लाइबिलिटी आपसे पूछा है, वो उनका एज है 81, ध्यान रखिएगा, और वो इंडिया के रेसिडेंट है। तो सर अगर 4,80,000 अगर उन्होंने कमाया है और वो इंडिया के रेसिडेंट है और उनका एज 81 है, मतलब वो सुपर सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर सिटीजन है, तो मुझे बताइए इनका आंसर क्या होगा? दिमाग में सोच के रखिए। सर यहाँ पे तो हमको पता होगा कि अगर ये सुपर सीनियर सिटीजन है, एज इनका 81 ईयर्स है, तो ये तो बहुत क्लियर है सर, ये बहुत ही क्लियर है सर। इनका एज अगर 81 ईयर्स है और सुपर सीनियर सिटीजन है, इन दैट केस इनका तो 5 लाख तक का इनकम क्या है? एग्जेम्प्टी है, तो इनमें टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? 0 होगा। इनका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? 0 होगा। तो सही जवाब क्या है? नील। सही जवाब क्या है? नील। तो 5 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया और ये 5 क्वेश्चन का सही जवाब मैंने आपको साथ डिस्कस किया विद डिटेल्स। तो इससे आपने क्या सीखा? कॉन्फिडेंस आपका आया, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट आया, एग्जाम कवरेज हुआ, एग्जाम से रिलेटेड जितने टॉपिक्स आए थे वो भी मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। तो ये है बेनिफिट लाइव क्लासेस अटेंड करने का, जो मैं अभी आपके साथ ले रहा हूँ, जो मैं डेली प्लान कर रहा हूँ कि सुबह लूँगा आईडीटी का और शाम को लूँगा डीटी का, 1 आवर क्लास लूँगा। पूरा दिव्य जड़ी बूटी जो हमारा बुक है उसका बेनिफिट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, दैट इज माई इनिशिएटिव विच आई एम टेकिंग फ्रॉम माई साइड, दैट मैं जितना कर सकता हूँ आपके लिए मैं उतना करूँगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। The total income of the SSC has been computed at rupees 1,27,794.9. ध्यान से देखना, the total income of the SSC has been computed. उनका इनकम कितना आया? 1,25,794.90, मतलब 1,25,794.9 रुपीज। अंकित राज, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अंकित, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि प्लीज़ आप इस तरह के कमेंट्स ना लिखें, पब्लिक में ना लिखें। आई एम वेरी मच प्लीजिंग यू दिस। आप प्लीज़ इस तरह से कमेंट्स ना लिखें, अननेसेसरी अटेंशन डाइवर्ट होता है। आप प्लीज़ जो भी बात कर रहे हो बहुत सही लहजे में, सही लैंग्वेज में बात करिए। आप एक स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो बात करने का तरीका होता है, वो बहुत नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है ना? तो प्लीज़ थोड़ा सा ठीक से बात करिए एंड डू नॉट पोस्ट अननेसेसरली। ठीक है, अगर आपका राइट है तो बहुत अच्छा, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी वेरी फीलिंग गुड से हैप्पी, बट डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस कैन समटाइम्स लीड थ्रू लिटिल एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, जो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो कभी भी इस तरीके का कमेंट्स या इस तरीके का जो भी आप लिख रहे हो प्लीज़ ना लिखें। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी हैज बीन कंप्यूटेड एट रुपीज 1,25,794.9, द टोटल इनकम आफ्टर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के बाद इसका टोटल इनकम क्या होगा वो अपने को समझना है। तो ये जो टोटल इनकम है 1,25,794.90 पैसा, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था नियरेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 10 में टोटल इनकम राउंड ऑफ होता है अंडर सेक्शन 288A। तो यहाँ पे ये तो 794.9 है, 795 नहीं है, तो इनको एक मतलब आपको लोअर राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। द करेक्ट आंसर इज 1,25,790। अगर ये 795 या उससे अबव होता तो सर सही आंसर होता 1,25,000 क्या बोलते हैं 794 से हो जाता 800। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द टर्म कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ द एक्ट इंक्लूड्स एनी इंडियन कंपनी। कंपनी का डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे, इंडियन कंपनी इंक्लूडेड है डेफिनेटली। बॉडी कॉर्पोरेट, चाहे वो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो तो भी वो कंपनी है डेफिनेटली।
कोई इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या कोई बॉडी विच वॉज असेस्ड एज अ कंपनी फॉर एनी असेसमेंट ईयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1922 और विच इज एसेसिबल और वाज असेस्ड अंडर एज अ कंपनी फॉर एनी, ये भी इनकम टैक्स एक्ट के डेफिनेशन में कंपनी में इंक्लूडेड है. तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, 1, 2 एंड 3 ये तीनों कंपनी के डेफिनेशन में इंक्लूडेड हो जाएंगे. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं. रघु एजेड 85 ROR है, 85 ईयर्स का है, ROR है. उनका टैक्सेबल इनकम है 5 लाख रुपया. प्रीवियस ईयर 1920 में द टैक्स अमाउंट कितना होगा? तो गाइज अगेन, रघु का अगर एज 5 लाख रुपया है, उनका एज अगर 85 ईयर्स है मतलब वो सुपर सीनियर सिटीजन है. एज अगर 85 ईयर्स है मतलब वो सुपर सीनियर सिटीजन है. उनका टैक्सेबल इनकम 5 लाख है, तो उनका टैक्स अमाउंट कितना होगा? तो बेसिकली उनका टैक्स अमाउंट होगा 0. उनका टैक्स अमाउंट होगा 0, नील होगा, बिकॉज वो सुपर सीनियर सिटीजन है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी अप टू बेसिक एग्जामिशन 5 लाख होता है, तो उसमें इनकम टैक्स टैक्स नहीं लगेगा. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज एसेसिबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ? वेरी गुड क्वेश्चन. कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं कि कुछ केसेस में तो नॉर्मली इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में चार्ज होता है, बट कुछ केसेस में प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाता है. ऑप्शंस देखते हैं. असेसमेंट ऑफ पर्सन्स लीविंग इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ रहा है तो डेफिनेटली क्या उसका प्रीवियस ईयर का इनकम उसी साल टैक्सेबल होगा? यस, हो सकता है. अ पर्सन हु इज इनटू लीगल इलीगल बिजनेस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. पर्सन हु इज रनिंग अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो करेक्ट आंसर इज क्या? 1 ओनली. खाली पहला आंसर इज करेक्ट कि उन्हीं के केस में आपका प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो सकता है. अब अपने आते हैं जून 16 टर्म में क्या क्वेश्चन आया था, वो एक बार अपने डिस्कस करते हैं. और ये मैंने अमेंड कर दिया है एज पर योर एग्जाम टर्म, दैट इज नवंबर दिसंबर 2020. ये CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम में पूछा गया था, जो CA और CMA एग्जाम में भी आ सकता है. अरुण एक नॉन रेसिडेंट है इंडिया का, जो सेलिब्रेट किया 80th बर्थडे ऑन 10th अक्टूबर 2019. अरुण ने सेलिब्रेट किया अपना 80th बर्थडे 10 अक्टूबर 2019 को. If his total income for the previous year is 6 lakhs, his income tax liability for the previous year will be how much? ध्यान से, ठीक है. अरुण एक नॉन रेसिडेंट है, ध्यान से. अरुण एक नॉन रेसिडेंट है, उसने 80th बर्थडे सेलिब्रेट किया 10 अक्टूबर 2019 को, यानी वो इस साल सुपर सीनियर सिटीजन हो गया. बट मुझे बताइए, वो एक नॉन रेसिडेंट है, तो आपको आंसर पहले सोचना पड़ेगा. आप आंसर अपना सोचिए, मैं अपना आंसर सोच रहा हूँ. ठीक है, मैं अपना आंसर सोच रहा हूँ ऑलरेडी. मैंने अपना आंसर सोच लिया. आप अपना आंसर सोचिए, आपको टाइम मिल रहा है. आप निकालिए इसका इनकम टैक्स कितना होगा. ट्विंकल जैन ने रिप्लाई किया है 32,500. ओके, लेट्स सी बाकी लोग का क्या जाता है. देखिए, वो नॉन रेसिडेंट है, इनके लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख रुपया होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना था. 5 लाख वाले आप गलत सोच रहे हैं. 2.5 लाख तक बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, 0 होगा. उसके बाद 2.5 लाख के ऊपर आपको 5% निकालना है, विच इज़ 12,500. फिर उसके बाद 1 लाख के ऊपर आपको 20% निकालना है, विच इज़ 20,000. तो ट्विंकल आपने सेस ऐड करना भूल गए. आपको 4% इसमें सेस भी ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो 32,500 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये भी लगेगा इसमें. ठीक है, तो 4% ऑफ 32,500 आप करेंगे, जो भी आंसर आएगा. 5% ऑफ 2,50,000 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस 20% ऑफ 1 लाख प्लस 4% सेस आपको निकाल के आंसर इज ए, दैट इज 33,800.
33,800 यहाँ पे सेस लेके आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो देखिए कुछ कुछ मिस्टेक्स है जो आप अभी सोच रहे हैं कि यार हम कैसे कर सकते हैं, बट एग्जाम में हो जाता तो क्या होता, अभी आपने कर लिया वो बेटर है। मिस्टेक्स अभी जितना करना कर लो, डू नॉट रिपीट इन द एग्जाम्स। नेक्स्ट आते हैं, मेट्रो लिमिटेड इज अ डोमेस्टिक कंपनी। Metro Limited is a domestic company is assessed with a total income of 11.25 crores. The surcharge payable by the company shall be at the rate of. Metro Limited is a domestic company is assessed with a total income of 11.25 crores. The surcharge payable by the company shall be at the rate of. एक डोमेस्टिक कंपनी है जिनका टोटल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है। एक डोमेस्टिक कंपनी है जिनका टोटल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है, यानी 11.25 करोड़ है। तो गाइज हम लोग ने पढ़ा था डोमेस्टिक कंपनी इंडिविजुअल नहीं है, तो इनके लिए तो दो ही होता है सरचार्ज रेट, 7% या 12%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है, क्या है 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो रेट हो जाएगा 12%। तो सरचार्ज रेट कितना हो गया 12%, दैट इज डी। सरचार्ज रेट क्या हो गया 12%, दैट इज डी। डॉक्टर अशोक कमेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिस ऑन 1 सितंबर 2019। उन्होंने अपना मेडिकल प्रैक्टिस 1 सितंबर 2019 को इंट्रोड्यूस किया। द प्रीवियस ईयर फॉर द प्रोफेशन ऑफ द असेसमेंट ईयर 2021। आपको पूछ रहा है कि डॉक्टर अशोक के लिए प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा, तो ये हम लोग ने पढ़ा था गाइस सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर के डेफिनेशन में, कि जिस दिन से प्रोफेशन या बिजनेस सेटअप होता है उसी दिन से प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है। तो डॉक्टर अशोक के लिए भी मेडिकल प्रैक्टिस 1 सितंबर 2019 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि उसके पहले उन्होंने कोई सोर्स ऑफ इनकम उनका नहीं था, उनका कोई कमेंसमेंट या सेटअप नहीं हुआ था। तो ये आपका सही जवाब होगा प्रीवियस ईयर, दैट इज 1 सितंबर 2019 टू 31 मार्च 2020, दैट इज करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, 1 सितंबर 2019 से लेके 31 मार्च 20, दैट इज करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट, दिसंबर 16 में आते हैं। अंडर इनकम टैक्स एक्ट द टर्म एसएससी मीन्स अ पर्सन। एसएससी का मतलब क्या है, एक पर्सन हु इज एसएससी इन डिफॉल्ट। यस, एक डिफॉल्ट किया हुआ एसएससी भी एसएससी माना जाएगा, या जिसके ऊपर टैक्स ड्यू है। यस, अगेंस्ट हूम एनी प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन। यस, एसएससी का डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को यही मिलेगा एक्ट में। और आपसे डी पूछ रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर होगा गाइज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये अननेसेसरली कोई पता नहीं कौन भर देता है कि अगर आपको कहीं ना ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव मिल गया तो वही होता है जनरली। देखिए जनरली होता है बट हमेशा नहीं हो सकता, एंड यू मे नॉट बी दैट लकी पर्सन जहाँ पे इजी क्वेश्चन आके आपको ऑल ऑफ द अबव देके आपको सही जवाब आप इंकी पिंकी पोंकी वाला एटीट्यूड से आके आप कर लोगे। आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है एक ऑप्शन है जिसमें वो एप्लीकेबल नहीं है, so in that case your full in change, in that sum will change, your answer will change, so you be very practical। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, कैसा लग रहा है अभी तक आप लोग को? गिव योर रिस्पॉन्स, फटाफट 2 मिनट में फीडबैक दीजिए। हाउ आर यू फीलिंग दिस सेशन? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? क्या आपको क्लासेस, आज का क्लास बढ़िया लग रहा है? विल यू वॉन्ट टू हैव सच काइंड ऑफ क्लासेस रेगुलरली? क्या आपको ये क्लास बढ़िया लग रहा है? मेरे को रिस्पॉन्स बताइए, तब जाके मेरे को पता चलेगा शुड आई स्पीड अप और the pace which I am going is perfect। फटाफट अपना आंसर दीजिए, फटाफट अपना आंसर दीजिए। should I speed up or the pace which I am going is perfect? बिल्टू अपने फ्रेंड को भी बुलाइएगा, शौरिन कुमार पाल, जो हम लोग से लाइव क्लास करते थे, प्लीज उनको भी बुलाइएगा, मैं उनको भी देखना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ गिन चुन के खाली 7 लोग कमेंट कर रहे हैं, बाद बाकी कोई भी कमेंट नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं। यस मुस्कान, करेक्ट वर्ड इज कॉन्फिडेंस बूस्टर। ओके चलिए 14 आते हैं। नॉर्मल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नॉर्मल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन विच, इन वेयर इट इज प्रिस्क्राइब्ड। मुझे बताइए आप ऐसे विदाउट सीइंग ऑप्शन आप बताइए इनकम टैक्स रेट्स कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, क्या वो इनकम टैक्स एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, क्या वो इनकम टैक्स रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, क्या वो सीबीडीटी के सर्कुलर्स में प्रिस्क्राइब्ड है, कि वो
फाइनेंस एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है? मुझे बताइए, नॉर्मल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल, सीबीडीटी सर्कुलर की फाइनेंस एक्ट? लीना पटेल, अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है तो यू प्लीज बी श्योर दैट आपका नेट बहुत स्पीड, मतलब नेट शुड बी ऑफ एडिक्वेट स्पीड, एल्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सी दी क्लासेस. गलत जवाब. रूल्स इज नॉट द रॉन्ग, रूल्स इज द रॉन्ग आंसर. द करेक्ट आंसर इज फाइनेंस एक्ट. द करेक्ट आंसर इज फाइनेंस एक्ट में आपको रेट्स पता चलता है, आपको सीबीडीटी सर्कुलर में नहीं पता चलता है. करेक्ट आंसर इज फाइनेंस एक्ट. यस, बिल्कुल सही जवाब. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे को सही जवाब दे रहे हैं. वेरी नाइस केयूर, अंकित, ओके, वेरी नाइस ट्विंकल, वेरी नाइस. नॉलेज एनहेंसमेंट्स लॉग व्लॉग्स, आपका नाम क्या है भैया? ठीक है, तो सही जवाब है आप लोग का. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं December 17 में. अ म्यूनिसिपल कमिटी लीगली एंटाइटल्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल अ म्यूनिसिपल फंड इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द स्टेटस ऑफ. मुझे बताइए, एक म्यूनिसिपल कमिटी जो कि म्यूनिसिपल फंड को मैनेज करता है, म्यूनिसिपल कमिटी है, म्यूनिसिपल, क्या वो इंडिविजुअल के स्टेटस में आएगा, कि वो एओपी के स्टेटस में आएगा, कि वो लोकल अथॉरिटी के स्टेटस में आएगा, कि वो एजेपी के स्टेटस में आएगा? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन किन के स्टेटस में आएगा? रिपीट, क्या वो इंडिविजुअल के स्टेटस में आएगा, एओपी के स्टेटस में आएगा, लोकल अथॉरिटी के स्टेटस में आएगा, कि एजेपी के स्टेटस में आएगा? सर, म्यूनिसिपल अथॉरिटी तो एक तरह का लोकल अथॉरिटी होता है सर, वो ऑब्वियसली लोकल अथॉरिटी के स्टेटस में आ जाएगा. ओके राजीव, वो एक्चुअली म्यूनिसिपल जो अथॉरिटी है वो लोकल अथॉरिटी के स्टेटस में आ जाएगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अ डोमेस्टिक कंपनी हैज़ अ टोटल इनकम ऑफ 120 लैक्स. 120 लैक्स मतलब क्या? 1 करोड़ 20 लाख, 1.2 करोड़. तो उनके लिए रेट ऑफ सरचार्ज क्या होगा? डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी नहीं है. डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी नहीं है. तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए तो दो ही रेट होता है, 7% या 12% सरचार्ज. 12% 10 करोड़ से ज़्यादा के लिए होता है, और 1 से 10 के बीच में 7% होता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 7%. तो मोस्ट ऑफ द आंसर्स आप देखिए इतने ईजी लेवल के, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है. नथिंग आई एम डिस्कसिंग एनी वेयर फ्रॉम आउटसाइड एग्जाम्स. एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड फ्रॉम एग्जाम क्वेश्चंस, एंड यू नो बेटर देन मी कि एग्जाम क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट, मिस्टर अजय, मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा, आप ऐसे ही आंसर दे दोगे. मिस्टर अजय एक 40 ईयर्स का आदमी है, 40 ईयर्स का आदमी है, इंडिया का रेसिडेंट है. ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गया. उन्होंने एग्रीकल्चरल इनकम कमाया 1 लाख रुपया का. कितना रुपया का? 1 लाख रुपया का एग्रीकल्चर इनकम कमाया फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन श्रीलंका. कहाँ पे है ये? श्रीलंका में एग्रीकल्चरल लैंड है. तो गाइज ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इनकम इंडिया में आ रहा है, एक्रू हो रहा है, तो दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया, या इंडिया के बाहर आ रहा है तो वो भी टैक्सेबल इन इंडिया है, इफ़ इट इज़ आरओआर. और यहाँ पे मिस्टर अजय इंडिया का रेसिडेंट है, तो उसके लिए ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा. ये रेसिडेंशियल स्टेटस में आप लोग को पढ़ाया गया था. Agricultural income, there has a specific exemption under section 10 subsection 1 that agricultural income in India is fully exempt from tax. तो एग्रीकल्चर इनकम जो है इंडिया में वो एग्जेम्प्ट माना जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता. बट वो इंडिया वाला इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम इंडिया के बाहर का है, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये टैक्सेबल होगा. उनका टोटल इनकम इंडिया में है 7 लाख रुपए. ध्यान से देखिए, उनका टोटल इनकम इंडिया में कितना है? इन इंडिया बोला है, ध्यान से देखिएगा. इनका टोटल इनकम इंडिया में है 7 लाख, और एग्रीकल्चर इनकम इन्होंने इंडिया के बाहर कमाया 1 लाख. ये है रेसिडेंट. तो इनका टोटल इनकम एज कितना हो गया? टैक्सेबल 8 लैक्स. क्या बोला? 8 लैक्स. अब आपसे पूछा है इनका टैक्स लाइबिलिटी. अब आपसे पूछा है इनका टैक्स लाइबिलिटी. वेरी गुड क्वेश्चन, डू इट वेरी केयरफुली. अब इनसे आपसे पूछा है इनका टैक्स लाइबिलिटी. तो आपको 8 लाख के ऊपर इनका टैक्स लाइबिलिटी निकालना है. मिस्टर अजय का एज 40 ईयर्स है. मिस्टर अजय का एज 40 ईयर्स है. अब आपको इनका टैक्स लाइबिलिटी निकालना है. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड गिव मी योर आंसर. यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड गिव मी योर आंसर, कि अगर इनका इनकम टोटल 8 लाख रुपए है तो 8 लाख के हिसाब से उनको कितना रुपया टैक्स देना पड़ेगा? 8 लाख के हिसाब से उनको कितना रुपया टैक्स देना पड़ेगा? ठीक है, बताइए फटाफट.
तो 8 लाख रुपये अगर इनका टोटल इनकम है तो 8 लाख के हिसाब से तो भैया सिंपल है, 2.5 लाख पे आप 5% टैक्स कैलकुलेट कर लोगे, 3 लाख पे 20% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 4% सेस कैलकुलेट कर लेंगे। दैट्स योर आंसर। करेक्ट है, 75,400 इज वेरी गुड। 75,400 इसमें मेन था ये इन इंडिया वाला चीज़। कन्फ्यूजन ये था कि स्टूडेंट 7 लाख पे कैलकुलेट करके आ जाते, वो नहीं सोचते कि 1 लाख रुपया भी तो टैक्सेबल इनकम है, उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन 18 में आते हैं। सुरेश एज 65 वन प्राइज ऑन लॉटरी टिकट, उन्होंने लॉटरी टिकट का प्राइस जीता है। प्राइस अमाउंट है 5.5 लाख रुपए का, ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, आपको पता है सेक्शन 115 बीबी में इस पे टैक्स रेट है 30% विदाउट एनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ही हैड बॉट लॉटरी टिकट्स फॉर 75,000, इसका कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इज गिवन अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। Assuming that he had no other income chargeable to tax for the year, his income tax liability including cess would be. नहीं अंकित, सरचार्ज क्यों लगेगा 17 में? क्योंकि उस केस में टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। यू नो मस्ट बी नोइंग दैट इंडिविजुअल्स के लिए अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तब सरचार्ज लगता है, यहाँ पे तो सरचार्ज नहीं लगेगा ना, क्योंकि इनका टोटल इनकम 50 लाख से कम का है, इसलिए इनका सरचार्ज नहीं लगेगा। 18 में आइए। सुरेश के लिए प्राइस अमाउंट है 5.5 लाख रुपया। वेरी गुड कुणाल, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू कुणाल कुमार, आप बहुत सही जवाब दे रहे हो, स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हो, दैट स्पीक्स द वॉल्यूम अबाउट यू, वेरी नाइस, इसी तरह से चलिए। यस बिल्कुल सही जवाब, नॉलेज एनहांसमेंट आपका नाम है राजीव, तो राजीव आप बिल्कुल सही जवाब दिए। 30% टैक्स रेट है, तो 30% फ्लैट टैक्स रेट है, नो एग्जेम्पशन लिमिट है, तो 5.5 लाख रुपया के ऊपर आप 30% ऐड कर दो, टैक्स निकाल दो, प्लस 4% सेस आपको इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप आंसर निकाल लीजिए, 5,50,000 पे जो 30% अमाउंट आ रहा है इसके ऊपर 4% सेस, मैंने आंसर जो दिया है उसके ब्रैकेट में उसका कैलकुलेशन भी आपको बता दिया है। तो सही जवाब होगा 1,71,600 रुपीज़। सही जवाब होगा ए, दैट इज 1,71,600 रुपीज़। सही जवाब होगा ए, दैट इज 1,71,600 रुपीज़। नेक्स्ट चलते हैं। जून 18, इन केस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द सरचार्ज इज लेविड वेर इट्स टोटल इनकम एक्सीड्स हाउ मेनी करोड्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरचार्ज कब लगता है? जब इट्स टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज लगता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ध्यान रखिएगा, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी स्लैब रेट होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी स्लैब रेट होता है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी स्लैब रेट होता है। उनका सरचार्ज कब लगता है ये आपको ध्यान से समझना है। क्या उनका इनकम एक्सीड 1 करोड़ पे होता है, 5 करोड़ पे होता है कि 10 करोड़ पे होता है? सही जवाब है 1 करोड़। सही जवाब है 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर ही फ्लैट सरचार्ज लगता है। सेम होता है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, उनके ऊपर फ्लैट सरचार्ज लग जाता है, ठीक है। तो जब टोटल इनकम एक्सीड होता है, 1 करोड़, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर सरचार्ज लग जाता है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 20 को एक बार अपने इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 20 एक बार अपने नहीं करेंगे। क्वेश्चन 21 में आइए, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 में आइए, 20 अपने इग्नोर करके चलेंगे। 21 में आइए। मिस्टर सोलोमन एक इंडिया का रेसिडेंट है। 70 साल का है वो, यानी सीनियर सिटीजन है। फॉलोइंग इनकम है, ऑल द इनकम्स गिवन बिलो आर द कंप्यूटेड इनकम। ये कुछ मॉडिफाई किया गया, या मॉडिफाइड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर में जो सम आया था और आज के हिसाब से जो सम बनना चाहिए लॉ के चेंज के कारण वो थोड़े से बदल सकते हैं, बिकॉज उस समय लॉ कुछ अलग थे और अभी लॉ बदल गए हैं। तो मैंने कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने बहुत हल्का सा एक मॉडिफाई किया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉडिफाइड, ठीक है, इन अ मॉडिफाइड वर्जन जो एग्जाम में आया था। पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर 2,30,000, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड इन जयपुर 60,000। उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको पूछी गई है, आप बताइए इसका टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या। और आपको यहाँ पे ब्रैकेट में बता दिया है कि सारे इनकम्स जो नीचे है वो सारे कंप्यूटेड ऑलरेडी, वो सारे क्या है, कंप्यूटेड, मतलब ये सब कंप्यूट करके आपको दिए गए हैं।
हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिया है, पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर कंप्यूट करके दिया, और एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर भी कंप्यूट करके दिया है। तो आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला गया है। तो यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले करना कि मेरा टोटल इनकम कितना होगा। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम अगर सम में है जो एग्जेम्प्ट है, तो वहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर रेट पर्पस। तो जब हम पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं फॉर रेट पर्पस, तो हम लोग को एक डिफाइंड स्टेप्स कैलकुलेट करना पड़ता है। हम लोग को एक डिफाइंड स्टेप्स कैलकुलेट करना पड़ता है कि वो डिफाइंड स्टेप्स क्या होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो डिफाइंड स्टेप्स हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे गाइज आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर है, ये 2,30,000 आपने मॉडिफाई मतलब ये कंप्यूट कर लिया सैलरी इनकम। रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम में मतलब ये एनुअल वैल्यू आपको बता दिया। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ेगा इफ़ यू रिमेंबर। तो 2 लाख के ऊपर हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, और 2 लाख के ऊपर जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे बचेगा कितना 1,40,000। तो 1,40,000 और 2,30,000 बचेगा कितना 3,70,000। तो 3,70,000 will be my what? 3,70,000 will be my total income. I repeat, 3,70,000 will be my total income. और उसके बाद 60,000 क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। 60,000 क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। आई रिपीट, 60,000 क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहाँ पे आप समझो 2,30,000 प्लस 2,30,000 प्लस 1,40,000, 2,30,000 प्लस 1,40,000, ये क्या आपका टोटल इनकम कितना हो जाएगा 3,70,000। कितना हो जाएगा 3,70,000। और आपका एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्जेम्प्टेड इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्जेम्प्टेड इनकम है। तो गाइज थोड़ा ध्यान से समझना, अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो टोटल इनकम है विच इज़ 3,70,000, मुझे एक बात बताइए, ये रिबेट का प्रोविज़न जो आपको पता है, इसमें हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि अल्टीमेटली क्या होगा, दिमाग लगाना, अगर किसी भी जन का टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है तो उनको रिबेट कितना मिलता है 12,500 का फ्लैट। तो 5 लाख से ज़्यादा तो इनका इनकम जा ही नहीं रहा है किसी भी हालत में, क्योंकि अगर आप पार्शियल इंटीग्रेशन भी करते हो तो एग्रीकल्चर इनकम में अगर मैं ये ऐड भी कर देता हूँ 3,70,000 तो मेरे को देता है 4,30,000। अगेन इट इज़ लेस देन 5 लाख। तो मेरा कोई भी हालत में यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा बिकॉज माई टोटल इनकम इज़ लेस देन 5 लाख। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Correct option is D. Why? Because my total income is less than 5 lakhs. I will not be eligible to pay any tax because my total income is less than 5 lakhs. ठीक है। राजीव, ये जो 50,000 का जो आपने बात किया है, यहाँ पे हम लोग मान के चले हैं कि कंप्यूटेड इनकम है। यहाँ पे 50,000 ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटेड वर्ड यूज़ किया है। बट यहाँ पे इन्होंने रेंटल इनकम वर्ड यूज़ किया है। यहाँ पे बोला नहीं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट इनकम है ये। तो रेंट इनकम है तो बोल के यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ा। ठीक है। तो क्योंकि ये कंप्यूटेड इनकम, अगर ये कंप्यूटेड नहीं बोलता तो आप जो बोलते हो सही है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ता और -50,000 आप कर देते। ठीक है ना। सो you have to see the sum accordingly and then you have to interpret the sum and hence your solution might change based on the answers. Next, December 18 में आते द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल बीइंग अ सीनियर सिटीजन। बहुत सिंपल है, सीनियर सिटीजन है, नॉन रेसिडेंट है फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो सीनियर सिटीजन है, 60 साल या 80 साल के बीच में है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होगा सर, उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख होगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है। आई मीन इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, आई एम सो सॉरी, नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट नहीं है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो करेक्ट आंसर क्या होगा 2.5 लाख होगा। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी बिकॉज ये नॉन रेसिडेंट है। अगर ये रेसिडेंट होता तो करेक्ट आंसर जो मैंने आपको पहले बोला था होता, बट ये नॉन रेसिडेंट है तो इनको वाला हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिल सकता। सो गाइज अपने 5 मिनट्स और लेंगे सेशन, अपने 5 मिनट सेशन और लेंगे और फिर अपने कल फिर मिलेंगे। ठीक है। आज हम लोग ने एक टेस्ट किया देख के कि कैसा आप लोग को लग रहा है, उसके बाद हम लोग फिर लेंगे। 3 लाख नहीं होगा मेरे दोस्त, ये नॉन रेसिडेंट है। 2,50,000 होगा राजीव। करेक्ट ट्विंकल, 2,50,000 होगा। 23 टोटल इनकम इन केस ऑफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एजेड 58 ईयर्स। रेसिडेंट है 58 ईयर्स का, जिनका कंप्यूटेड इनकम इज 3,40,000 फॉर असेसमेंट ईयर 2021 शैल बी।
3,40,000 का टोटल इनकम है, 3,40,000 का टोटल इनकम है, रेसिडेंट है, तो सर 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो एनीवेज इनको रिबेट मिलने का ना, तो इनका जो टोटल इनकम टैक्स जो इनका टैक्स आएगा वो क्या होगा, ज़ीरो। इनका टैक्स क्या आएगा, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि इनका रिबेट उनको मिल जाएगा बिकॉज इनका टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। तो सही जवाब होगा डी, आंसर इज नील। नेक्स्ट आते हैं, अगेन 24 छोड़ेंगे, रिपीटेड सम है। A resident individual can avail the benefit of rebate of 12,500 or 100% of income tax, whichever is less, under 87A for the assessment year 2021 on fulfilling the condition that the total income does not exceed. Oh my god, इतना easy। rebate कब मिलेगा? जब उसका total income 5 लाख से बेसी exceed नहीं करता। तो correct option is C, that is 5 lakhs। Next, surcharge on amount of income tax to be levied at a specified percentage when an individual is having income exceeding specified limit। बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। इंडिविजुअल्स है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनके लिए अलग सरचार्ज रेट्स आ गया है एज पर दी फाइनेंस एक्ट। 10% का भी रेट है, 15% का भी रेट है, ठीक है, 25% तक का भी रेट है, 30% का भी रेट है। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन दिस। तो 7 और 2 तो है नहीं भैया, वो अपने को पता है। 7 कंपनी के लिए, डोमेस्टिक कंपनी के लिए, और फॉरेन कंपनी के लिए 2 है। 15% देखते हैं। 15% हैविंग इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़। देखिए 10% है किसके लिए, 15% having income exceeding 1 crore and not exceeding 2 crore, and 10% if the income exceeds 50 lakhs but not exceed 1 crore। यही है। अगर 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ के बीच में तो 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा है 2 करोड़ के बीच में तो 15%। तो ये आपका सही जवाब क्या है, सी। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में क्या है, 15%, ठीक है। तो ये ध्यान से आपको यू हैव टू कीप दिस इन माइंड वेरी केयरफुली। तो ये हो गया आपका 15%। तो सही जवाब होगा सी कि 15% 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, और 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10%। नेक्स्ट आते हैं 27। टोटल इनकम ऑफ मिस रोज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 3,40,000। रोज के लिए टोटल इनकम है 3,40,000। उनका टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा ऑन द इनकम ऑफ 3,40,000? सेम रिबेट मिल जाएगा क्योंकि वो मान के चलो रेसिडेंट है, बिकॉज सब में कुछ बोला नहीं है, तो वहाँ पे आपको रिबेट मिल जाएगा 87A में, और 87A के हिसाब से आपका टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा, अल्टीमेटली नील हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर उनका टोटल इनकम इज लेस देन 5 लाख रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दिसंबर 19 का टर्म का पेपर में। ये थोड़ा सा गाइस यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया था इस पेपर में, वो अच्छा है, आपको अच्छा है, इससे आपको समझ में भी आ जाएगा। द CBDT is headed by a chairman and also comprises of 6 members. The chairman and all the members of CBDT are being selected by finance minister या from IRS या by prime minister या by chief justice। बॉस फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ये सब काम नहीं करते हैं, PM भी ये सब काम नहीं करते, ये इनके लिए UPSC एग्जाम्स होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सारे लोग इन्हीं एग्ज़ाम के कैंडिडेट से पास किए जाते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जिसको अपने बोलते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं और यहाँ से इनका सिलेक्शन होता है। The CBDT provides essential inputs for the policy and planning of direct taxes in India and is a dash functioning under the Central Board of Revenue Act। कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी, CBDT किस तरह का बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है कि सेंट्रल अथॉरिटी है? द करेक्ट आंसर इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। सर ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि CBDT को जो फॉर्म किया गया है वो अंडर अ स्टैट्यूटरी लॉ फॉर्म किया गया है, ठीक है। वो कोई ऐसा बॉडी नहीं है जो विदाउट एनी लॉ फॉर्म्ड, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और उसको पावर्स दिया गया है बाय द लॉ टू एडमिनिस्टर द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस इन द कंट्री। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज नथिंग बट अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। सडनली दिसंबर 19 में पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने लग गया। देन द एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ CIT वर्सेस Gujarat versus Saurashtra Cements has held that the liquidated damages received from the supplier on the account of delay in the supply of plant and machinery। मतलब अगर एक सप्लायर ने मशीनरी सप्लाई करने में डिले कर दिया तो उसको आप रेवेन्यू किस तरह का नेचर ट्रीट करोगे, कैपिटल रिसीट ट्रीट करोगे कि रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करोगे, नॉट अ रिसीट बट टू बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कि आप उसको कॉम्पनसेशन ट्रीट करोगे। बहुत ध्यान से,
ये केस लॉ का नाम दिया गया है। इस केस लॉ में हेल्ड किया था कि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब जो डैमेजेस है जो मिला सप्लायर से ऑन डीले इन सप्लाई ऑफ मशीनरी, ये आपको किस तरह का ट्रीट करना है। तो देखिए इसमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कुछ बोला, एसएससी ने कुछ किया, फाइनली केस लॉ में इन्होंने बोला कि हम इसको कैपिटल रिसीट मानेंगे। हम इसको क्या मानेंगे? कैपिटल रिसीट मानेंगे, क्योंकि एक तरह का ऐसा ट्रांजैक्शन है जो वन टाइम इन अकरेंस है, जो बार बार नहीं होता। इसको आप एक कैपिटल रिसीट की तरह लेंगे और यहाँ पे आपका कैपिटल रिसीट में चला जाएगा। दिसंबर 19 ओल्ड सिलेबस में अगेन देखते हैं किस तरह का सवाल आया। बेसिक एग्जाम्शन लिमिट इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, अगेन एनआरआई है सर, हायर लिमिट में नहीं जाना, 2.5 लाख ही रहेगा। क्या रहेगा? 2.5 लाख ही उसका बेसिक एग्जाम्शन रहेगा। बहुत बार इससे टेस्ट कर लिया गया है एग्जाम में। क्वेश्चन 32 में आते हैं। रामचंद जिनका एज 62 है, वो एक तरह के पेंशनर है विद अ मंथली पेंशन ऑफ 29,000। हिज इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट इज 80,000। बहुत ध्यान से आपको बोला गया है वो एक पेंशनर है, इनका मंथली पेंशन कितना है? 29,000। तो आप थोड़ा कैलकुलेट करिए, अगर इनका मंथली पेंशन 29,000 है तो इनका साल का पेंशन कितना होगा। अगर इनका मंथली पेंशन 29,000 है तो इनका ईयरली पेंशन कितना होगा। फिर आपको बोला है उनका बैंक का एक एफडी है 80,000 का, उस बैंक के एफडी से इंटरेस्ट इनकम आता है उनका 80,000, ठीक है, तो उससे आपको टोटल इनकम मिल जाएगा। फिर आपको पूछा उसका इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, तो फटाफट आप करिए। फिर आपको बोला उसका असेसमेंट ईयर 2021 में उसका इनकम टैक्स लायबिलिटी कितना होगा। सो गाइज जहाँ तक मुझे दिख रहा है इस सवाल में थोड़ा सा मैं दिमाग लगा रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा। मुझे इतना पता है कि 5 लाख तक का इंडिविजुअल अगर टोटल इनकम कमा रहा है, रेसिडेंट है, रिबेट मिल जाएगा अंडर 87A, 12,500 तक उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ पे वो पेंशनर है, उसको मंथली पेंशन 29 मिल रहा है। मान लीजिए आप कैलकुलेटर यूज़ भी नहीं कर रहे, 30,000 इंटू 12 अगर आप करते हैं तो आते हैं 3,60,000, और 3,60,000 में से आप 12,000 माइनस कर दिए, बिकॉज 1,000 जो है मैंने 29 मिल रहा है बट मैंने 30 पकड़ा है, तो 3,60,000 में से अगर मैं 12 माइनस करता हूँ तो आता है 3,48,000। ठीक है, अब 3,48,000 में से मैंने 80,000 ऐड किया, 3,48,000 मैंने 80,000 ऐड किया तो भी वो 5 लाख तो एक्सीड बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो अगेन देखिए, विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर इन फ्रंट ऑफ यू आई एम सेटिंग, मैंने आपके साथ ये सम्स कर दिया जस्ट बिकॉज आई न्यू दी प्रोविजंस वेरी वेल, एंड बिकॉज आई न्यू दी प्रोविजंस वेरी वेल मैंने उसको अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट भी किया। ठीक है, ये हो गया मेरा, बस ये खत्म हो गया गाइस। 5 मिनट्स का सेशन और है फिर खत्म हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अभी ना जाए, आप लोग यही रहिए, बिकॉज लास्ट में मैं अनाउंस करूँगा कि आप लोग का एक समराइज टॉपिक क्या होगा। 33, इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन not being a company, income from long term capital gain is chargeable to tax at this when the asset was originally acquired by remitting convertible foreign exchange in India। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे एक इन्होंने थोड़ा सा डाउट छोड़ दिया है, तो ये क्वेश्चन एक बार मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इसका आंसर आप देख लेना। ये बेसिकली इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस तरह का कैपिटल एसेट है। इफ द स्पेसिफाइड एसेट, इफ इट इज स्पेसिफाइड एज, ये बेसिकली एनआरआई वाला चैप्टर का पार्ट है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, तो ये सीए स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ना सीएमए स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल, एक्सक्लूसिवली सीए स्टूडेंट्स के लिए था। बट अभी भी नॉन रेसिडेंट इंडियन का चैप्टर इतना रिलेवेंट नहीं है, आप प्लीज़ एक बार उसको ऑप्शन में देख लेना। ओवरऑल मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा। तो गाइज ये पहला चैप्टर हमने ख़त्म किया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। सर कल से कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। ओके, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, अपने करते हैं इसको। तो गाइज़ आज का ये सेशन अपने आज एंड करते हैं, और टुडे वी हैड बेसिकली डिस्कस्ड लगभग 33 MCQs, 33 या तो 30 से 32 MCQs हम लोग ने डिस्कस किया है, और ये बहुत अच्छे से प्लान्ड मैनर में हम लोग ने डिस्कस किया है। तो बहुत अच्छा इफेक्टिव रहा हमारा ये MCQs डिस्कशन। आपको कैसा लगा मेरे को फटाफट आप इसमें लिख कर बताइए कि आपको हाउ डिड यू लाइक टुडेज क्लास, एंड इफ़ एनी सजेशंस यू वांट टू गिव यू कैन गिव, so that I can incorporate in the next class based on the suggestions you give। तो गाइज़ फटाफट मेरे को बताइए आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास, क्या आप कॉन्फिडेंट हुए, कि आपको प्रॉपर अच्छा लगा, कि इनफैक्ट डिड यू लाइक, कि क्या है आपको, क्या कैसा आपको क्लास लगा, तो मुझे बताइए प्लीज़ फटाफट। एंड फिर मेरे आपको फाइनली आज के लिए गुड बाय बोलने का टाइम आ जाएगा, फिर मैं आपको गुड नाइट विश करूँगा, फिर आप अच्छे से जाके पीसफुली सो जाना, और कल अच्छा से फ्रेश मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से अच्छे से अपने दिन की शुरुआत करना, अच्छे से पढ़ाई करना। उसके बाद अगेन आई विल बी मीटिंग यू इन द लाइव क्लास। फैबुलस, बहुत अच्छा लगा सेशन सर, कल के लाइव क्लास कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। ओके ओके,
वेरी नाइस, इट्स रियली हेल्पफुल, थैंक यू सर, थैंक यू ट्विंकल, थैंक यू वेरी मच। वर्षा थैंक यू, थैंक यू। ओके अंकित थैंक यू सो मच। कुणाल मज़ा आ गया। अंकित थैंक यू सो मच सर, इट रियली हेल्प्स, थैंक यू सो मच। ओके सर, फर्स्ट टाइम लगा कि थोड़ा बहुत आता है। बहुत आता है राजीत, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत नहीं, बहुत आता है। कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशंस इसलिए मैंने रखा है। शुजा सर बहुत अच्छा लगता है, ज़बरदस्त सर, मज़ा आ गया, थैंक्स सर, सर बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त। सत्यम अभिषेक, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज सारे स्टूडेंट्स लास्ट तक वीडियो में रहे, वरना बीच में वो सब छोड़ के चले जाते हैं आप लोगों को पेशेंस ही नहीं रहता, बट आज आप लोग लास्ट तक रहे, दैट वाज अ ग्रेट इनसाइट गाइज। यही सब मेरे को बूस्टर चाहिए होता है, इनफैक्ट सारे टीचर को यही बूस्टर चाहिए होता है कि उनके स्टूडेंट्स उनके साथ रहे, उनके कनेक्टेड रहे, और इसी से हम लोग को भी मज़ा आता है। देखिए मेरे को भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, देखिए मैं बंद स्टूडियो में बैठा हूँ एंड मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं आप ही से कैमरे में बात कर रहा हूँ, तो अगर आप नहीं रहोगे तो मैं कैसे आपसे बात करूँगा, हाउ विल आई फील। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त, वेरी हेल्पिंग बिकॉज वी डिडेंट गेट दैट मच MCQs इन आवर इंस्टीट्यूट मैट। ओके मुस्कान, अगर आपको MCQs के लिए और हेल्प चाहिए तो यू कैन गो थ्रू आवर दिव्य जड़ी बूटी बुक्स, जो वेबसाइट में अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, हमारे SGC ऐप में भी वो अवेलेबल है। कंटिन्यू फॉर दिस सीरीज, ओके थैंक यू। कल का टॉपिक अभी रिवीजन कर लूँगा, ओके ग्रेट। तो कल अपने इसी को कंटिन्यू करेंगे गाइस, सो आई कैन टेल यू, कल अपने एग्रीकल्चरल इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर उसके बाद सैलरीज, वही मोड में अपने चलेंगे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब एग्रीकल्चरल इनकम और रेसिडेंशियल स्टेटस और सैलरीज, ये तीन जितना हो सके आप प्रिपेयर करके रखना, कल हमने रात को ही मिलेंगे इनकम टैक्स के लिए, ठीक है। और GST के लिए हम लोग आफ्टरनून मिलेंगे। बाई चांस अगर कोई प्लस प्लान में चेंज आए तो डू नॉट सेंड मी मैसेजेस, हो सकता है कल का सेशन नहीं भी हो, मतलब देखिए इट डिपेंड्स यार लॉट, मतलब 99.99% होगा, बट हो सकता है कि कल का सेशन बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज नहीं हो पाया, या बिकॉज ऑफ लैंड कनेक्शन, या बिकॉज ऑफ एनी टेक्निकल इश्यूज, तो उसके नेक्स्ट दिन हो जाएगा। बट ज़रूर आपको, मैं ट्राई करूँगा अपने एंड से सारा क्लासेस जितना जल्दी जैसे हो आपको प्रॉपर वे में मैं दे सकूँ। सर कल की टाइमिंग बता दीजिए सर प्लीज़। लगभग यही होगा 9:30 बजे रात को हम लोग बैठेंगे फॉर इनकम टैक्स, एंड लगभग 1 से 3 के बीच का टाइम रहता है GST का मेरा, तो वहाँ पे हम GST का सेशन लेता हूँ, और GST में टॉपिक होता है, फिर अभी शाम को जो रात को होता है वो हम इनकम टैक्स का होता है। हेल्पफुल सर जी, टाइमिंग मैंने बता दिया, रात को 9:30 बजे ही होगा। सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कराएगा कल से। देखिए सब कुछ का एक टाइम होता है, पहले MCQs ख़त्म करेंगे फिर केस स्टडी बेस्ड में आएंगे, बिकॉज केस स्टडी बेस्ड विल टेक सम टाइम। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सारा पॉसिबल नहीं है आपको कराना, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बट अभी स्टार्टिंग हम MCQs से करेंगे, तो MCQs ही आपको कराया जाएगा, क्योंकि MCQs का भी अच्छा खासा वेटेज एग्जाम में गाइस आता है। सर कल GST का टॉपिक मैंने अभी डिसाइड किया नहीं है, मोस्ट ऑफ मतलब आज हम लोग ने जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट किया, तो कल हो सकता है कल हम लोग एक रजिस्ट्रेशन या कॉम्पोजिशन स्कीम जैसा कोई टॉपिक हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन पकड़ ले, या हो सकता है वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कल अपने देख सकते हैं। मे बी टुमारोज टॉपिक विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई, बिकॉज इट इज़ अ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स में आता है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड बी नोन वेरी नाइसली, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आप रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है। Okay guys, thank you so much for your cooperation, for your love, for your respect, for your time and for your patience। आपको आज के लिए बस इतना ही, घर पे अच्छे से रिवाइज करिएगा, डू नॉट वेस्ट टाइम, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। एंड कल अपने इसी टाइम पे मिलते हैं फॉर इनकम टैक्स, एंड 1 से लगभग 1-1:30 बजे GST के लिए मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय। फॉर GST व्हाट टॉपिक शुड वी प्रिपेयर फॉर टुमारो, मैंने अभी बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई अपने डिस्कस करेंगे, तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कल पढ़ के आना, वैल्यू ऑफ सप्लाई कल अपने अच्छे से बात करेंगे। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू। अगर दिव्य जड़ी बूटी बुक से रिलेटेड प्लीज़ कोई क्वेरीज मत पूछना हमसे, सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, और यू कैन टेक योर कॉल अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।